हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम बैक टू कर्नोमैटिक्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्लास 9th का मैथ सिलेबस जो सीबीएसई ने 2021 से 22 सेशन के लिए रिलीज किया है। तो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप क्लास 9th को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको सिलेबस का मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सिलेबस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। सो दिस इज अवर गूगल बाबा और आपको अपने गूगल बाबा पर लिखना है सीबीएसई एकेडमिक। जैसा कि आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन सीबीएसई एकेडमिक। आप इसको टाइप करना सीबीएसई एकेडमिक कंप्लीट और फिर इस पे क्लिक करना, यानी कि सर्च बटन पे क्लिक कर देना। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला टैब आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमिक्स। इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो एकेडमिक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल कुरिकुलम। तो इस पे क्लिक करके भी सिलेबस आ जाएगा। और ये आप ऊपर देख रहे हैं ये वाला टैब कुरिकुलम, इसमें आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक तो ये रिवाइज वाला और एक ये कुरिकुलम वाला। तो आप लोग क्योंकि अब 21 से 22 में स्टडी करोगे क्लास 9, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ये नीचे वाला पिछले साल का सिलेबस है, तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक है 9th और 10th और एक है 11th और 12th। तो अभी हम क्लास 9th का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। क्लास 9th पे क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि इनिशियल पेजेस को रीड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दो। अगर लैंग्वेजेस को देखना चाहते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी ए हिंदी बी, तो आप इस पे क्लिक करके उसका सिलेबस देख सकते हो। हम अभी आपके साथ मैथ्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैथ्स आपको इस थर्ड वाले में मिलेगा मेन सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लास 9th में सीबीएसई के अकॉर्डिंग तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स, एक साइंस और एक सोशल साइंस। तो वो आपको यहाँ पे ग्रुप ए1 में मिलेगा। और अगर आपको साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मैथ्स का डाउनलोड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया मैथ्स का सिलेबस, आप देख सकते हैं 9th एंड 10th। मैथ्स का कोड है 041 और यहाँ पे कंप्लीटली सेशन लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है 2021 टू 22। तो अब मैं आपके साथ ये वाला कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके क्लास 9th में क्या सिलेबस है, आपको कैसे पढ़ना है। तो आप देखिए इधर। तो देखिए जी, हमने ये डाउनलोडेड फॉर्मेट ओपन कर लिया है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 9th और 10th का सिलेबस है, कोड है 041 और सेशन है 21 से 22। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पेज है, तो इस वाले फर्स्ट पेज को आप अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो फ्रेमवर्क फॉलो किया गया है वह 2005 का है। आप लोगों ने सुना होगा नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी हाल ही में, एनईपी। तो वो वाली एनईपी जो थी 2020 वाली थी, करेक्ट, पिछले साल आई थी एनईपी। बहुत हल्ला हुआ था कि एनईपी अप्लाई होगा, एनईपी अप्लाई होगा, लेकिन वो अभी इस साल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2005 के अकॉर्डिंग ये वाला सिलेबस बनाया हुआ है, करेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्टिव अगर आप रीड करना चाहें तो कर लेना, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे मतलब का है ये पेज नंबर 2। और जैसे ही आप पेज नंबर 2 पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th। यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए हैं, यूनिट के नेम दिए गए हैं और यूनिट दी गई है। टोटल यूनिट आप देख सकते हैं, देयर आर टोटल 6 यूनिट। 6 यूनिट्स का मतलब है जब आप एनसीईआरटी बुक परचेस करोगे ना, तो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलती। सीबीएसई कहती है कि भैया आप एनसीईआरटी में से अपने आप स्टडी कर लो। हमने इन एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी चैप्टर है ना उनको यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करो। तो सीबीएसई कहती है कि जो फर्स्ट यूनिट का नाम रहेगा वो नंबर सिस्टम होगा, और नंबर सिस्टम हम आपको 8 मार्क्स में देंगे। यानी कि जो आपका फाइनल वाला एग्जाम होगा उसके अंदर जो नंबर सिस्टम है वो यूनिट नंबर 1 है और 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। देन यूनिट नंबर 2 आपकी अलजेब्रा है, अलजेब्रा 17 मार्क्स की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 4 मार्क्स की है। ज्योमेट्री की बात करी जाए तो वो 28 मार्क्स की है। मेंसुरेशन की बात करी जाए 13 मार्क्स की है। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 10 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कवरेज है इसके अंदर 28 मार्क्स का। तो जो ज्योमेट्री है उसको आप अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि वो आपके फाइनल एग्जाम में 28 मार्क्स का आएगा। और आप यहाँ पे बोलेंगे सर देखो ये तो 80 मार्क्स है,
लेकिन आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसके अंदर 100 मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाले 20 मार्क्स आपके स्कूल के टीचर के ऊपर हैं। 20 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे, जो भी होगा मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए यार, यूनिट नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम है, और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है। तो आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है वो अकेला एक चैप्टर आपको 8 मार्क्स में आएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, यहाँ पे जो यूनिट नंबर 1 है वो 8 मार्क्स की है। तो यूनिट नंबर 1 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और ये 8 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। और आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स को स्टडी करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ध्यान से स्टडी करना। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, और उसके बाद ये रैशनलाइजेशन है। ये आप एकदम अच्छे से स्टडी करना है। रैशनलाइजेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको इररेशनल नंबर को, यानी कि जो रैशनल नहीं होते उन नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना होता है। तो बहुत से टीचर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करवाते हैं। आप लोग ध्यान रखना कि आपको बस √2 और √3 को प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है, और सीबीएसई कभी भी अपने सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं देता है एग्जाम में। तो इररेशनल नंबर को जब नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखोगे तो दो नंबर को आपको प्लॉट करना सीखना है। एक √2 है और दूसरा √3 है। ये मैं नहीं कह रहा, सिलेबस में लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसके अंदर रैशनलाइजेशन, कि इस तरीके का रैशनलाइजेशन कैसे होता है और इस तरीके का रैशनलाइजेशन कैसा होता है। एकदम अच्छे से इन सबको स्टडी करना। और इसके बाद यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। छोटे छोटे लेवल 1 आध 2 नंबर के तो आते ही हैं, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर के भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। देन यूनिट नंबर 2 जो है मैंने आपको बताई थी, ये 17 मार्क्स की है। और आप यहाँ पे साइड में लिख लो, इसके अंदर एक तो आपका चैप्टर 2 आएगा जो कि पोलिनोमियल है, और एक आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाला पूरा कंप्लीट पोर्शन है, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करना है। सबसे पहले आपको पोलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। इनमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होती हैं, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना, आप मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना, जीरोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़नी है। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मत करना, जस्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम के बाद यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना है। किसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसका फैक्टराइजेशन किसकी हेल्प से करना है, तो आपको फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेके करना है। किन किन टाइप का फैक्टर करना है आपको, तो एक आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का भी फैक्टर करना है। तो आपको एक तो इसका फैक्टर करना सीखना है और एक आपको इसका फैक्टर करना सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। उसके बाद कुछ आपको आइडेंटिटीज पढ़नी है, और आइडेंटिटीज के अंदर आपको इनको बस लर्न करना है, इनका प्रूफ नहीं करना। तो पहली ये वाली आइडेंटिटी, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, ये चारों के चारों आइडेंटिटी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके ऊपर अपनी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे 2.5 में। तो 2.5 एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको अभी इसके अंदर रीड करवाया है, इसके अंदर कहीं पे डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है डिवाइड करना। आपने क्लास 8th में डिवाइड करना सीखा होगा, तो वो वाला कंसेप्ट जो डिवीजन का था वो आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना। बहुत से टीचर आपको डिवाइड करवाएंगे, तो आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाना। अगर आपको समझ में ना आए तो गोली मार देना, वो आपको अभी इसमें स्टडी नहीं करना। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, सिलेबस में लिखा हुआ है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4 है ये वाला, ये जो यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 ना बहुत ज्यादा इजी है, वेरी 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 सिंपल है। और आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो इक्वेशंस पढ़नी है ना वो 2 वेरिएबल्स में पढ़नी है। 2 वेरिएबल्स मतलब ऐसे हो गया x + y = 4 हो गया। तो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं।
इस देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, साफ साफ लिख के दिया हुआ इन्होंने। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद आपको इनको प्लॉट करना सीखना है। प्लॉट किस पे करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ पे प्लॉट करना आपको सीखना है, ठीक है। फिर आपको इसमें एक क्वेश्चन आता है, मतलब ग्राफ में जब आप प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जिसको इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बांटा हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने बोले हैं भाई आपको ना ये वाला पार्ट नया है, आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं। कैसे एग्जाम्पल्स करने हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स करने हैं जो रियल लाइफ को दिखाते हो, रियल लाइफ से आपको इस वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उसके अंदर रेशो और प्रोपोर्शन हो सकता है। रेशो और प्रोपोर्शन के साथ क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक मतलब इसको सोल्व करने पे क्या आंसर बनेगा, और ग्राफिकल मतलब ग्राफ पे क्या आंसर आएगा। तो वो दोनों चीजें आपको स्टडी करनी है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट, और ये नया है, ठीक है। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये नया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, तो इसको करना जरूर। एनसीईआरटी में रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं है, आपको इसके लिए कोई दूसरी बुक रेफर करनी पड़ेगी। दिस इज द न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक, ठीक है भैया। देन देखो यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये है चैप्टर नंबर 3, करेक्ट। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये वाली जो यूनिट है ये 4 मार्क्स में आएगी। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो 4 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी सिंपल है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा ग्राफ स्टडी करना है कि ग्राफ के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ग्राफ पे अगर क्वाड्रेंट होते हैं तो उन क्वाड्रेंट के ऊपर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, मिरर पॉइंट क्या होता है, करेक्ट। तो वो सारा चीजें आप चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री पर, ज्योमेट्री मैंने आपको कहा था ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 28 मार्क्स वाली, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब है सबसे पहला चैप्टर आपको एनसीईआरटी स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 5। और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला चैप्टर आपकी असेसमेंट पे काउंट नहीं होगा। असेसमेंट में काउंट नहीं होगा इसका मतलब ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। नोट काउंट फॉर असेसमेंट का मतलब है ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस इसे स्टडी करना है, सिंपल स्टडी करना है या स्टडी नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया कि ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में। उसके बाद लाइंस एंड एंगल जो है वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। और इस वाले चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ने हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल पढ़ने हैं, ऑल्टरनेट एंगल पढ़ने हैं, इंटीरियर एंगल पढ़ने हैं, ठीक है। ये सभी के सभी एंगल्स जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। तो पैरेलल लाइंस में एक आपको कोरोस्पोंडिंग पढ़ना है, ऑल्टरनेट पढ़ना है और इंटीरियर पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद एक ट्रायंगल में जो मतलब एक हाँ एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 पढ़ना है। तो आपको उसका प्रूफ भी करना है। ये एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। और सिलेबस में लिखा हुआ है कि इसको प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना सीखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 कैसे होता है, दिस इज द प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्रूफ लिखा हुआ है, तो आपको इसे भी प्रूफ करना सीखना है, करेक्ट। 2 थ्योरम है चैप्टर नंबर 6 में, इनमें से इन दोनों का आपको प्रूफ करना सीखना है और इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस करने सीखने हैं। ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्लास 12 तक आपको साथ देगा। और क्लास 12 के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम में ये वाला चैप्टर ज्योमेट्री के नाम से आता है। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे फ्यूचर में जाके, हालांकि अभी तो आपने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ परसेंट बच्चों ने सोचा हुआ है कि हमें तो सरकारी जॉब करनी है, तो सरकारी नौकरी करने के लिए आपको ये वाला चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए, तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करना। देन आपका चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल। 3 का मतलब है इसी यूनिट में थर्ड टॉपिक का मतलब है चैप्टर नंबर 7 है ये। चैप्टर नंबर 7 को पूरा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। और इन चारों एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रूविंग के क्वेश्चन करने हैं, प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो। तो चैप्टर नंबर 7 आपका प्रूफ का क्वेश्चन है, जिसमें से जो सेकंड पॉइंट है ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम का प्रूफ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। जहां जहां पे प्रूफ लिखा है ये प्रूफ करना आना चाहिए। और मोटिवेट का मतलब है जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये सीन होता है, ऐसे होता है। तो चैप्टर नंबर 7 से भी 2 थ्योरम हो गई, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे से आनी चाहिए।
देन हमारा फोर्थ पॉइंट पे आता है क्वाड्रिलेटरल, ये वाला आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। तो जब आप चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे तो इनका प्रूफ करना अच्छे से कर लेना, और इनमें से सिर्फ एक ही थ्योरम आपको करनी है, फर्स्ट वाली पॉइंट वाली थ्योरम है, तो इस थ्योरम का प्रूफ भी आपको करना है। और सीबीएसई वाले बहुत ही बढ़िया होते हैं, डायरेक्ट ये वाली थ्योरम आपके एग्जाम में आ जाएगी, तो जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरम है, ये प्रूफ करना है, तो आप उस वाले प्रूफ को अच्छे से कर लेना। देन इसी यूनिट के अंदर एक आपका फिफ्थ पॉइंट है एरिया। तो आपको बेसिकली इसके अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी करना है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रूफ, तो आपको प्रूफ भी आना चाहिए। स्टडी तो करना है, साथ में आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए। ये वाली एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती है, क्लास 10th में भी इसका यूज होगा, तो इसका आपको प्रूफ करना आना चाहिए क्लास 9th के अंदर। और ये सब पढ़ने से पहले आपको लिख के दिया गया है कि आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। ये मजाक कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको मालूम होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो वही आपको मालूम होना चाहिए। जब आप चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचेंगे तो इसमें एक थ्योरम आएगी, ये वाली थ्योरम आप प्रूफ करना देख लेना। फिर पॉइंट नंबर 6 आपका सर्कल है। सर्कल बोले तो चैप्टर नंबर 10 है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आपको यार देखो नए नए पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, आर्क क्या होती है, सीकेंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सबटेंडेड एंगल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट कर लेने के बाद सबसे पहले आप प्रूफ करोगे। प्रूफ इन्होंने गलत लिख के दे दिया, ये वाला प्रूफ सिर्फ यहां से लेके यहां तक होगा, सेंटर तक, इसका आपको प्रूफ करना है। इसके आगे देखो मोटिवेट लिखा है, तो मोटिवेट वाली चीजें आपको प्रूफ करके नहीं देखनी, बस आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं एक प्रूफ इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, तो एक आपको ये वाला प्रूफ करना आना चाहिए। बाकी सब मोटिवेट 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 है, तो मोटिवेट वाला आपको नहीं करना, बस आपको प्रूफ करना सीखना है। तो चैप्टर नंबर 10 में एनसीईआरटी में 4 थ्योरम है या 5 थ्योरम है, उनमें से आपको दो थ्योरम का प्रूफ करना आना चाहिए, ऐसा सीबीएसई कहती है। बाकी आपका स्कूल क्या कहता है वो मैं अभी नहीं बता सकता, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको प्रूविंग करना सीखना है, और वो ऐसे दो प्रूविंग है जो ये सीबीएसई कह रही है। एक तो फर्स्ट वाला पॉइंट है, और एक आपका फिफ्थ वाला पॉइंट है। देन आपका सेवेंथ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन है आपका चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 में ये पॉइंट नंबर में नया इंसर्ट किया गया है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे तो आपको बाय सेक्टर बनाना सीखना है। बाय सेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो किस किस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो लाइन को डिवाइड करना है, उसके बाद एंगल्स को भी डिवाइड करना है। और कौन कौन से एंगल को डिवाइड करना है, तो एक 60 को करना है, 90 को करना है, 45 को करना है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को एकदम बीचों बीच से आपको डिवाइड करना सीखना है कि कैसे करना है। देन सेकंड पॉइंट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस आपको गिवन है, बेस के साथ में रिमेनिंग टू साइड्स का सम और डिफरेंस गिवन होता है, तो आपको इसको बनाना सीखना है कि ट्रायंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। देन थर्ड वाले पॉइंट के अंदर भी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीखना है, और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसके लिए आपको बेस एंगल दिए जाते हैं, और इस बेस एंगल के अंदर ये वाला बाइसेक्टर वाला पॉइंट यूज होता है। तो पहले बाइसेक्टर सीख लोगे, उसके बाद यहाँ पे आके बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, और आपको पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा होता है। तो ये वाला चैप्टर नंबर 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से स्टडी करना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 मैंने आपको बताई थी, 13 मार्क्स की है। इसके अंदर आप देखो एरिया 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 पढ़ना है। तो सबसे पहले ये वाला है चैप्टर नंबर 12, दिस इज द चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का एनसीईआरटी में नाम है हीरो फॉर्मूला, और आप यहाँ पे अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि हीरो फॉर्मूले का आगे लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ। प्रूफ नहीं करना आपको, जस्ट आपको फॉर्मूला स्टडी करना है, और इसी फॉर्मूले की आपको एप्लीकेशन स्टडी करनी है एरिया फाइंड करने में क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होता है, इस तरह से करके फोर साइडेड फिगर होता है। तो फोर साइडेड फिगर में हम ये हीरो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो आप इस चैप्टर नंबर 12 में सीख लोगे। देन इसका जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ इन्होंने, सरफेस एरिया पढ़ो, वॉल्यूम पढ़ो, किस किस का, क्यूब का पढ़ना है, क्यूबॉइड का पढ़ना है, स्फीयर का पढ़ना है, स्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर भी आता है, और एक आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन का पढ़ना है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई है, पहली शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप, फोर्थ शेप, फिफ्थ शेप और सिक्स्थ शेप। तो इन 6 शेप का आपको एरिया भी पढ़ना है और वॉल्यूम भी पढ़नी है, और इसके क्वेश्चन आपको करने हैं।
देन इन लास्ट आपका है यूनिट नंबर 6 स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। जो स्टैट्स है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है और जो प्रोबेबिलिटी है वो चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर बेसिकली आपको टेबुलर बनाना सीखना होता है। टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, जब आप ये आपने क्लास 8 में भी करा होगा। यहाँ पे आपको ऑरेंजेस दे रखे होते हैं, तो ऑरेंजेस कितने आए, 2 ऑरेंजेस है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म सीखना है। टेबुलर फॉर्म के बाद आपको बार ग्राफ बनाना आना चाहिए, हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए। हिस्टोग्राम में एक डिफरेंट टाइप होता है, तो ये भी आप कर लेना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। और ये आपको कैसा करना है, अनग्रुप डेटा का करना है। अनग्रुप डेटा मतलब आपको नॉर्मल डेटा दिया होता है, टेबल नहीं दी होती। टेबल वाला मीन मोड मीडियन आप क्लास 10th में करोगे, यहाँ पे आपको एकदम सिंपल वाला करना है। और इसके साथ में इसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके अनग्रुप डेटा से माने जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन लास्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भैया बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। मैं तो कहता हूँ आज के दिन के अंदर ही आप चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं आएगी। इसके बाद देखो फिर आपका ये पेज नंबर 6 है। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, इसमें से 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथों में है। तो स्कूल के हाथों में जो 20 मार्क्स है वो इस तरह से बाइफर्केशन होंगे। सबसे पहले आपका पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट होगा। जो पेन पेपर टेस्ट 5 नंबर का है, मल्टीपल 5 नंबर का है, टोटल मिला के 10 नंबर हो गए। एक आपकी फाइल बनेगी, पोर्टफोलियो बनेगी, जिसके अंदर आपको टीचर होमवर्क देगा, असाइनमेंट देगा, वो सब पोर्टफोलियो बनेगा। तो उस पोर्टफोलियो के 5 नंबर है। और उसके बाद एक आपकी लैब प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। लैब प्रैक्टिकल फाइल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे हट मैं नहीं कर रहा, लैब मैं नहीं बना रहा एक्टिविटी। भाई बना लेना, 5 नंबर की आपकी एक्टिविटी फाइल है। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बताया हुआ है। तो सीबीएसई कहती है अगर आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर आप उनकी मानते हैं, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक को स्टडी कर लो अच्छे से। उसके बाद आप सीबीएसई पब्लिकेशन से एक ये लेबोरेटरी वाली बुक आती है, जिसमें से आपको लैब मैनुअल करनी है। मैंने बोला लैब मैनुअल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से कर लेना। ठीक है। उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, ये रही ऊपर छठे नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की। तो सीबीएसई कहती है कि आप तो एक एनसीईआरटी कर लो और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, 2 बुक्स कर लो, बहुत है, इनफ है। इसके अलावा आप जो बुक करना चाहते हैं करते रहो, लेकिन सबसे पहले ये वाली दोनों बुक्स कर लो। दोस्तों तो ये था हमारे क्लास 9th का कंप्लीट डिटेल सिलेबस। अगर आपको किसी भी पॉइंट में छोटा सा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मेरे दोस्तों अगर आप क्लास 9th की ऑनलाइन ट्यूशन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा ज्वाइन अवर बैचेस। तो ज्वाइन अवर बैचेस के साथ वाले लिंक पे क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एकदम बेहतरीन लेवल का टीच करूंगा, जिससे कि आपके मार्क्स भी एकदम बेहतरीन आएंगे और एकदम बढ़िया आएंगे। हर एक चीज आपको सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जाएगी, जो मैंने आपके साथ इस वाले सिलेबस में डिस्कस करी है। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। क्लास 9th में आप आ गए हैं, क्लास 9th एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है, अच्छे से स्टडी करना। और दोस्तों ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आपके दोस्त क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं उन सबके साथ ये वाली वीडियो शेयर करो और हमारी ग्रोथ में हमारा सपोर्ट करो। मिलेंगे आपके साथ किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये क्या बात हुई यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं करा और ना ही शेयर करा। ऐसे काम नहीं चलेगा यार, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस करके बताया और आप ऐसे कर रहे हैं। फटाफट तुरंत अभी के अभी सेशन को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि कमिंग वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव होगी यार। जल्दी फटाफट कर दो।